हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, कक्षा 12वीं की जो है बच्चों भूगोल की 5 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। और जितनी क्वेश्चंस इस वीडियो में बता रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ भाई आप लोगों को भैया करना क्या है, प्रैक्टिस कर लेना है, तैयारी कर लेना है। तो देखते चलो यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स ये दोनों साथ ही साथ देखते चलेंगे। चलवासी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। कामा कामा भाई, चलवासी पशुधन और वाणिज्य पशुधन दोनों में आपको अंतर जो है बताना है। तो देख लो, चलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया तक सीमित है, ठीक है, ये जो है पुरानी दुनिया तक सीमित है, जबकि ये जो है नई दुनिया में प्रचलित है। ये पहला फन बता सकते हैं। फिर चलवासी पशुपालन का स्थायी निवास नहीं होता है, जबकि इसका स्थायी निवास होता है, ठीक है। ये पुरानी दुनिया तक सीमित था, पहला अंतर हुआ। ये जो है नई दुनिया तक सीमित है, इसके लिए कोई स्थायी जगह नहीं होता है, मतलब किसी एक जगह पर इसका पालन नहीं किया जा सकता है, जबकि यहां पर किसी एक जगह पर पशुपालन होती है, ठीक है। यह पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, है ना, पशु जो है प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, जबकि यहां पर क्या किया जाता है, उनको बड़ा करने के लिए कृत्रिम रूप से बड़ा किया जाता है, देखभाल किया जाता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये पालक क्या करते हैं, एक प्रकार का ही पशु रखते हैं, ठीक है। फिर चलवासी पशुपालन जीवन निर्वाह मूलक पद्धति है, जीवन निर्वाह के लिए होता है, जबकि यह व्यापार के लिए होता है। इस तरीके से आपको अंतर याद रखना। एक बार और क्विक रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत आसान होती है, बस चीजों को समझने की जरूरत होती है, ठीक है। यहां पर अगर मैं चलवासी पशु में बात करूं तो ये जो है पुरानी दुनिया तक सीमित है, ये आधुनिक दुनिया तक सीमित है, लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है कि चलवासी पशुपालक का स्थायी निवास नहीं होता है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालक का स्थायी निवास होता है। यहां पर पशु जो है प्रकृति के द्वारा खुद से बढ़ते हैं, वृद्धि होते हैं, जबकि यहां पर उनको कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, मतलब उसका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा पालन पोषण किया जाता है। फिर यहां पर होती क्या है, ये पशुपालक चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु का पालन करते हैं, जबकि यहां पर किसी विशेष प्रजाति का ही पालन किया जाता है। फिर चलवासी पशुपालन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि यह व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। ये आपको लिखना है, ये पहला अंतर होगा। फिर अगला जो अंतर है भैया आप लोगों को याद रखना है, वो क्या भाई, लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में आप लोगों को अंतर जो है बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर लघु उद्योग के बारे में देख लेते हैं एक बार फटाक से। क्या दिया हुआ लघु उद्योग में, क्या बोल रहे हैं भाई, ये कि उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। उत्पादन जो है लघु उद्योग में, उत्पादन ऊर्जा से चलने वाले, मतलब बोल सकते हैं उत्पादन जो है मशीनों से किया जाता है। यहां पर बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, ऐसा बता देना, ठीक है। फिर सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेची जाती है, ठीक है। जितना भी वस्तु बनता है उसको बाजार में बेचा जाता है, जबकि इनमें से अति आधुनिक ऊर्जा से चलने वाली स्वचालक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। फिर स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से मंगवाया जाता है, जबकि यहां पर क्या लिखा गया, इन उद्योगों में, इसके अंदर में सटीकता से बैठ नहीं रहा है, मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस अंतर को देख लेना बच्चों, आपको लघु उद्योग, छोटा उद्योग और बड़ा उद्योग के बारे में आपको अंतर करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है, संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करना है, ठीक है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाता है, ठीक है। यह वृद्धि कब होती है बच्चों, जब भाई जन्म दर बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसके तुलना में, मृत्यु दर की तुलना में, तब वहां पर धनात्मक वृद्धि होती है, बोल सकते हैं, ठीक है। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन सा है, जल की उपलब्धता, जाहिर सी बात है भाई, जहां जल ज्यादा रहेगा, प्रचुर मात्रा में रहेगा, लोग वहां ज्यादा निवास करेंगे। जल की उपलब्धता, भू आकृति, इसके हेडिंग हो जाएंगे, ठीक है। जलवायु के हिसाब से रहते हैं। फिर आपका मृदा, मिट्टी के हिसाब से हो गया।
फिर ये क्या क्या लिखेंगे, जल मिट्टी जलवायु, जल मिट्टी जलवायु, और बोल सकते हैं जलवायु हो गया, और एक और किसको बोल रहे, जल मिट्टी जलवायु, और जल मिट्टी जलवायु, जल मिट्टी जलवायु, और किसको बोल रहे हैं, भू आकृति। जल मिट्टी जलवायु भू आकृति, ये 4 कारक है बच्चों जिसको आपको वहां पर लिखना होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है भैया, आ गया क्या। फिर अगला, मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास के चारों स्तंभों की व्याख्या आप लोगों को करना है कि मानव विकास क्या है, उसके स्तंभ कौन कौन से है, ये चीजें आपको बताना है। तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको बताते चलेंगे। मानव विकास के बारे में बताना है। तो मानव विकास स्वस्थ और भौतिक पर्यावरण को लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा विकास ऐसा है। तो भाई अब सिंपल से मानव विकास हर किसी व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए स्वास्थ्य के विकास की जरूरत है, तो किसी की शिक्षा, किसी के लिए रोजगार के विकास की आवश्यकता है, तो उसमें परिवर्तन होना ही विकास कहलाता है। इस तरीके से आप इसको बताएंगे। फिर मानव विकास के 4 स्तंभ बोला गया है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ देख लेते बच्चों। ये 4 स्तंभ जो है कौन कौन से हो जाएगा, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता। ये 4 स्तंभ है बच्चों जिसको आपको लिखना है। तो समता के बारे में बता सकते हो। देखो, समता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। समता मतलब सभी लोगों में आपस में समानता का ही क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर सतत पोषणीयता, उन्हें हमेशा पोषण भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, इसका हो जाएगा। फिर सशक्तिकरण पर देखो बच्चों, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 रीडिंग डाल करके आपको बताना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव ऑन करते। क्या बोल रहा है, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करना है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या क्या बच्चों, पाइपलाइन ने तरल तथा गैस पदार्थों के परिवहन के लिए आदर्श माध्यम है ना। पाइपलाइन से भी हम किसको भेज सकते, तेल को भेज सकते, पानी को भेज सकते, गैस को भेज सकते। तो तरल पदार्थ और गैस के लिए क्या है बच्चों, बहुत अच्छा माध्यम है पाइपलाइन है ना। पाइपलाइन के माध्यम से भेजना। भाई किसी चीज को आप मान चलो पाइप से गैस आ रही है, गैस हम एक जगह बहुत कितनी जगह ले सकते, बट उसी चीज को हम किसी ट्रक के माध्यम से ले जाएंगे, रेलगाड़ी के माध्यम से ले जाएंगे, तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जो पाइपलाइन होती है वो तरल के लिए भाई और गैस पदार्थों के लिए क्या होते हैं, परिवहन के लिए आदर्श माध्यम है। फिर पाइपलाइनों को उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के भीतर बिछाया जा सकता है ना। फिर इनके संचालन तथा रख रखाव में बहुत कम खर्चा होता है। एक बार बनाने में खर्चा है, बार बार तो नहीं लगेगा। इसमें ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम होता है, इसमें ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पाइपलाइन के फायदे, ये 4 फायदे। फिर पाइपलाइन परिवहन से क्या घाटे होते हैं, देखो पाइपलाइन परिवहन में लोच का अभाव होता है बच्चों, लोच का अभाव होता है। इससे निश्चित स्थानों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, मतलब इसको ऐसा नहीं कि हर एक जगह, मतलब पाइपलाइन जहां तक जा रहेगा बस हम वहीं भेज सकते, अन्य जगह पर तो नहीं भेज सकते, है ना। जबकि गाड़ी से भेजूंगा मैं किसी चीज को, तेल को मान के चलो गाड़ी से भेजूंगा, गाड़ी में 3 मेरा टैंकर जाएगा, तो जिस कोने में, जिस घर में बोलेंगे, जिस बिल्डिंग में छोड़ने बोलेंगे बोल देंगे। बट पाइप से भेजेंगे तो एक निश्चित जगह ही भेजा जा सकता है, ये इसकी हानि है। हम लोग लिखेंगे इसे निश्चित स्थान तक ही भेजे जा सकते हैं। दूसरा, एक बार निर्माण के बाद इसकी क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा नहीं जा सकता। मान चलो मैं पाइपलाइन बिछवा दी, इतनी मोटी का बिछवाया हूं, है ना, गैस के लिए, तो भाई उतना ही रहेगा, क्षमता को बार बार मैं कम ज्यादा थोड़ी ना करते रहूंगा, ये हो जाएगा। फिर पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। भूमिगत पाइपलाइन रिसाव का पता लगाना तथा भाई उसकी मरम्मत करना बहुत कठिन काम होता है। कहां कहीं पर डैमेज हो गया तो कितनी मुश्किल होगा, कहां हुआ है, कैसे हुआ, जानना बहुत मुश्किल काम होगा। इस तरीके से फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी परिवहन कठिनाइयां को लिखना है कि क्या क्या नदी परिवहन में कठिनाई होता है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि भारतीय नदियों का बहाव सदा एक सा नहीं रहता, इससे वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाता है, इससे शुष्क मौसम में सूख जाती है, इसमें परिवहन में हटा होती है। इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए
क्या करना है, उपाय बताना है आप लोगों को सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये उपाय बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 1 by 1, ठीक है। फिर ऊर्जा की गैर परंपरागत साधनों का वर्णन करना है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। फिर आप लोग पूरे ऊर्जा के बारे में यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है कि भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारक। जल संसाधन है तो जल संसाधन में कमी के लिए 5 है। अनिश्चित वर्षा, क्या हेडिंग डालेंगे, अनिश्चित वर्षा। भाई अनिश्चित वर्षा के कारण यह जल जो है हमारी उपस्थित नहीं हो पा रही। अगर जल वर्षा ही नहीं होगी तो हम हमारे नदी में बांधों में पानी कहां से इकट्ठा करेंगे, तो अनिश्चित वर्षा के कारण। दूसरा, वर्षा का असमान वितरण के कारण। वर्षा के असमान वितरण के कारण मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा होती तो कहीं पर बहुत कम वर्षा होती। ये हेडिंग डाल के आप इसी चीजों को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, वर्षा की अनिश्चित अवधि, मतलब वर्षा की निश्चित अवधि नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि यहां से यहां तक वर्षा होगा। वो अवधि कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है, जिस वजह से हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि भाई हमें पानी को और इकट्ठा करके रखना है कि इसको अभी छोड़ देना है बांध की पानी को। इस तरीके से हमारे साथ सघन खेती, खेती में पूरा पानी, जितना पानी हमारे पास रहता है कि हर एक लोग खेती करते, जिसकी वजह से पानी जो है साल भर उपयोग में हो जाती है। मिट्टी की प्रकृति में, यहाँ की मिट्टी की प्रकृति ऐसा है कि पानी पूरी तरीके से वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जल की पुनः प्रयोग की कमी, जल संरक्षण के लिए जागरूकता का अभाव, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एटलीस्ट 5 हेडिंग्स डालेंगे। फिर भारत में चावल उत्पादन हेतु निम्न भौगोलिक दशाओं के आधार पर वर्णन करना है। चावल उत्पादन के लिए तापमान कैसा होना चाहिए, वर्षा कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए। अगर चावल उत्पादन करोगे तो उसके बारे में बताना है बच्चों। श्रमिक कैसा होना चाहिए, उत्पादन क्षेत्र, तो तापमान। चावल के लिए भाई तो आपको सबको पता है, चावल उष्ण व नम जलवायु की उपज है, मानसूनी जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। भाई अब धान उगाओगे तो धान के लिए क्या लगेगा, भाई नम जलवायु चाहिए उसके लिए भैया। वो ये जलवायु हमें कहां से मिलता है, मानसूनी जलवायु से मिलता है। चावल के लिए हमारा जो तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आवश्यक होता है। वर्षा कैसा चाहिए भाई, चावल की कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। चावल को अर्ध जली पौधा कहा जाता है ना। तो इसके लिए कम से कम बच्चों कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसा होना चाहिए भाई, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, है ना, उर्वरक क्षमता अधिक होना चाहिए, उसकी पीएच मान सही होना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। श्रमिक, भाई पानी से भरे खेतों में मशीनों का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता, अतः चावल की खेती करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में भाई श्रमिक चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। वो चारों चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर ये हो सकता है बाय मिस्टेक वो कॉपी हुआ होगा। फिर अगला, विश्व में राजनीतिक सीमांकन मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचाने तथा उनके नाम उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि मानचित्र आपको विजिबल हो रही होगी कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखो ये दिया सी लिखा है, तो सी क्या है, यहाँ ये विश्व की मानचित्र है, इस जगह को ए लिख दिया, तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये जगह क्या है, ये क्या है, ये चीजों को आपको बताना है। बात है उत्तर का, तो ए देख रहे हैं यहाँ पे जो जगह दिख रहा है वो इंग्लैंड है, बी कहाँ पे, ये वो जो है कैपटाउन है, सी जो देख रहे हैं वो टोक्यो है, और डी जो देख रहे हो वो नील नदी है, पेरी घास का मैदान। इस तरीके से इसकी आंसर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको बच्चों ग्राफ तो देंगे, मतलब एक ऐसा तो आएंगे, भारत के राजनीतिक सीमांकन मानचित्र में दर्शाए गए निम्न बिंदुओं को बताना है, मतलब मानचित्र के क्वेश्चंस आना है जो कि तय है। तो आप मानचित्र अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे भाई बताना है कि कौन क्या है करके, ठीक है, दे दिया है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट वन है, छत्तीसगढ़ की चिन्हांकित मानचित्र में निम्न को पहचाने तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मानचित्र तो भारत का आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा। जैसे कि ये यहाँ पे ए कहां पर है भाई, ए ये क्या है आपको बताना। जैसे ए जो है रायगढ़ है, बी क्या है यहाँ पर, सॉरी बी कहां पर है बच्चों, बी 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 यहाँ पे ये ऐसा काला सा दिया हुआ है, वो नदी है, तो कौन सी नदी है भाई, शिवनाथ नदी है, ठीक है। फिर आपका सी डी ऐसा दिया। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र भी प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको पूरे से विजिबिलिटी हो। फिर मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, व्हाई इज ह्यूमन डेवलपमेंट नीडेड, आखिर मानव की विकास क्यों जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे, मानवीय दशाओं को सुधार कर लोगों को विकल्प बढ़ाना। बच्चों मानव लोगों की दशा सुधारने के लिए उनका विकास होना जरूरी है। स्वास्थ्य, शिक्षित, कुशल और सतर्क बनाने के लिए उनका विकास होना जरूरी है। मानव विकास से प्रजनन दर कम करके छोटे परिवार के आधार पर विकास को बढ़ाया जा सकता है। फिर भौतिक परिवार की रक्षा के लिए मानव विकास आवश्यक है,
ठीक है। विकसित मानव समाज के कल्याण में योगदान दे सकता है, सामाजिक अशांति को कम करके राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए मानव विकास आवश्यक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर देश की आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को क्या करना है बच्चों, वर्णन करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो देख सकते हैं भाई इसका भी आंसर इस तरीके से, ठीक है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि को देश की आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तेजी से बढ़ने मतलब क्या क्या समस्या हो जाएगी, देखो बेरोजगारी की समस्या है कि जनसंख्या बढ़ेगा, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, जीवन स्तर में गिरावट होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, गंदगी का विकास होगा, कृषि भूमि पर दबाव होगा। इस तरीके से आपको कम से कम 5 पॉइंट्स बच्चों हेडिंग में डालना है। फिर नेक्स्ट वन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन करना है। उसके बारे में आपको 5 मार्क्स के लिए प्यारे बच्चों बताना है। क्या होती है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो होती है बच्चों यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। उसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई है भाई 9332 किलोमीटर है, ठीक है। एशिया के सुदूर पूर्वी प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक नगर की यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक गया है। अब यहाँ पे वो कहां तक ये चीजों को बता दिया, तो इस तरीके से चीजें आप याद रखें। मेन है ये विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है, उसकी लंबाई याद रख लेना 9332 ऐसा करके आप याद रख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिया है, तो ये डायग्राम अगर आपको पता है ना बना सकते हो, ठीक है। स्वेज नहर पर टिप्पणी लिखना है कि स्वेज नहर क्या है बच्चों, ठीक है। तो देख लो इसको कैसे आपको बताना है। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे कि स्वेज मार्ग जो है विश्व का दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। ये वाला स्वेज मार्ग, यहाँ पे स्वेज नहर पोर्ट सईद से स्वेज तक 160 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जो कि लाल सागर को क्या करता है बच्चों, भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, 50 मीटर है, खुद ही इसकी चौड़ाई 50 मीटर है। गहराई की बात करें तो 11 से 15 मीटर इसकी गहराई है। चौड़ाई कम होने से एक समय में केवल एक ही जहाज गुजर सकता है। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे का लगभग समय जो है लगता है। इस तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये उसके बारे में वर्णन है। फिर जल संसाधनों का हास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते, इसे उपयुक्त उदाहरण सहित समझा देना है बच्चों, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से कर ही पाओगे। फिर नेक्स्ट है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में के कौन कौन से सुझाव दिए हैं, तो वो सुझाव प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट वन है, वर्षा जल किस प्रकार संचय किया जा सकता है, तो वर्षा जल कैसे संचय करना है वो पूरी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि बांध व जलाशयों का निर्माण कर हम जल को रोक सकते हैं, लोगों में जल संसाधन के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, तो भाई पानी को जो है कैसे कैसे बचा सकते हैं, उन चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। राष्ट्रीय जल नीति सन 2002 की विशेषताओं के बारे में बताना है कि आखिर 2002 की विशेषताएं क्या है। पहला क्या बोलते हैं, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, वहां पर पेयजल स्रोत का कोई अन्य विकल्प नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया, 2002 होगी, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया, तो उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल जो है घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल स्रोत का कोई अन्य विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जातियों एवं प्राणियों का सुलभ हो, है ना, इस तरीके से सुनिश्चित किया गया। भूमिगत जल के शोषण को सीमित और उसके पुनर्भरण प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए, इस तरीके से वहां पर बनाया गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन से बच्चों, भारत में रेल परिवहन की समस्या लिखना है कि रेल में क्या क्या समस्या आती है। तो पटरियों और पुलों की मरम्मत और रखरखाव का अभाव होता है। भारत में रेलवे का संचालन उनकी गेज के आधार पर होता है ना। फिर रेल यातायात में वृद्धि हुई है, तो पुरानी पटरियां बढ़े हुए भार को वहन करने में क्या है, सक्षम नहीं है। इस तरीके से समस्या जो है बच्चों आती है। बिना टिकट यात्रा करते हैं लोग, है ना, ये सब चीज आप जो है लिख सकते हैं। भारत के निर्यात संवर्धन हेतु किए गए 5 उपाय लिखना है। तो 5 उपाय बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 by 1 इसको अच्छे से ढंग से कर लेना है। फिर नेक्स्ट वन है, भारत की राजनीतिक सीमा का मानचित्र में दर्शाने, तो ये मानचित्र वाली पोर्शंस आप लोग को करना ही है ना। इस पर आपको जो चीजें दर्शाना, जैसे कि अरावली पर्वत है, नर्मदा नदी, कोलकाता, चिल्का, तो ये
डायग्राम बेस्ड एक वीडियोस और भी अच्छे से देख लेना, पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारत और छत्तीसगढ़ का मानचित्र आपको करना ही है अच्छे से, तब जाके आप अच्छे से एग्जाम में डन करके आ पाओगे। क्लियर? ये 27वां क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक की गणना किन मापदंडों के आधार पर की जाती है? जो मानव विकास सूचकांक है उसकी गणना किन मापदंडों के आधार पर की जाती है? तो सबसे पहले स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाता है कि मानव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा चीज देखा जाता है शिक्षा के आधार पर। तीसरा देखा जाता है संसाधनों की पहुंच के आधार पर। तो ये 2-3 तरीके जिसके आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट करना है कि किन किन अवस्थाओं में होती है। पहला प्रथम अवस्था में बताएंगे, इस तरह से द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था करके हेडिंग डाल के आपको एक्सप्लेन जो है प्यारे बच्चों करना होगा। फिर नेक्स्ट वन है 29, संसार में प्रचलित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताना। तो ये विशेषताएं बच्चों पीडीएफ आप लोगों को ऐप में मिल जाएंगे। आप एप्स डाउनलोड कर लेना ताकि पूरे क्वेश्चंस का हो जाएगा, और बाकी और भी क्वेश्चंस है जिसका पीडीएफ आपको ऐप में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।